नमस्कार। भारत में चुनाव का एक दौर खत्म हो चुका है और भाजपा की 4 राज्यों में शानदार जीत के बाद पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में या तो पंजाब की बात हो रही है या फिर उत्तर प्रदेश की। थोड़ा बहुत जिक्र गोमांतक यानी गोवा का भी आया और यूके बोले तो उत्तराखंड का भी। लेकिन इस बातचीत के बीच जिस एक राज्य का जिक्र थोड़ा सा छूट गया है वो है सुदूर उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुर। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों से दूर होने की वजह से शायद इसका जिक्र कम आता है। एक नामी पक्षकार तो इस विषय पर यहां तक कह चुके हैं कि इतनी दूर की जगहों को क्या देखना, बहुत खर्चा हो जाएगा वहां तक जाने में। बहुत से दूसरे राज्यों से मणिपुर अलग इसलिए होता है क्योंकि भारत के बनते ही मणिपुर अस्तित्व में नहीं आया था। जब 1971 में नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तब 21 जनवरी को यह केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना था। इस एक्ट के आने से पहले तक मेघालय असम का हिस्सा हुआ करता था और त्रिपुरा और मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश थे। इस लिहाज से इस राज्य को बने हुए 50 ही वर्ष हुए हैं। जब से ये राज्य बना है तभी से इस क्षेत्र के विकास पर कम ध्यान दिया गया था। कांग्रेस नेताओं को मणिपुर के विकास पर कभी ध्यान गया नहीं और इसके अलावा बंद, हड़ताल, उग्रवाद से भी ये इलाका पीड़ित रहा है। ये स्थिति 2017 के चुनावों के बाद बदलने लगी। इस वर्ष हुए चुनावों में भाजपा ने राज्य के चुनावों में 21 सीटें जीत ली। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि केंद्र में सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई विकास के कार्य शुरू कर दिए थे। आधारभूत संरचनाओं जैसे रेल, सड़क और हवाई मार्गों के विकास पर लोगों का ध्यान न जाए ये संभव ही नहीं था। अपने सहयोगियों नेशनल पीपल्स फ्रंट एनपीपी और नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ की मदद से यहां भाजपा ने सरकार बना ली। गौर करने लायक है कि यहां उन्होंने एक तृणमूल कांग्रेस और एक लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक का समर्थन भी लिया। इसके साथ ही एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने जब यहां सरकार बना ली तो जैसा कि असम में हुआ था कुछ वैसा ही होता हुआ यहां नजर आ गया। मणिपुर में भी कांग्रेस से नाराज होकर अलग होने के बाद बीरेन सिंह भाजपा में आ गए थे। वो भूतपूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं और डुरांड कप के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले शुरुआती मणिपुरी खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी सरकार बनने से पहले अमित शाह ने कहा था कि वो लोग बंद, हड़ताल और ब्लॉकेड हटाकर मणिपुर के विकास के लिए काम करेंगे। इसका नतीजा अब तक करीब 3000 उग्रवादी हथियारों सहित आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटने के प्रयास में है। 8 उग्रवादी संगठनों के साथ सरकार ने बातचीत की और उसका नतीजा ये निकला कि अब बंद, हड़ताल लगभग बंद हो चुके हैं। बातचीत का नतीजा ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो हमें एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों की बात करनी होगी। जुलाई 2021 तक राज्य में 11,172 उद्योगों का एमएसएमई में निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन हुआ था। इससे कम 99,568 यानी करीब 1 लाख सीधी नौकरियां पैदा हुई। रोजगार कितना पैदा हुआ होगा वो अनुमान लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि आप सभी को रोजगार और नौकरी में अंतर तो पता ही होगा। खैर, राजनीतिक रूप से समझना हो तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बंद हड़ताल आयोजित करने वालों के लिए अब करीब 1 लाख लोग कम हैं। वो नौकरी पर जाएंगे तो बंद हड़ताल में सड़कों पर तो उतरेंगे नहीं ना। बंद हड़ताल आयोजित करने के मौके, अलगाव को भड़काने के अवसर मणिपुर में क्यों थे, इसे समझना हो तो बता दें कि इम्फाल के आसपास की पहाड़ियों में ट्राइबल कहलाने वाली जनजातियों की आबादी है और इस इलाके के घाटी वाले क्षेत्र में गैर ट्राइबल लोग रहते हैं। इन दोनों समुदायों में अलगाव रहता है। इसे विवाद कैसे बनाया गया, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1762 में जब यहाँ राजा भाग्यचंद्र ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पहली संधि की थी तो उन्होंने मणिपुरेश्वर नाम से सिक्के जारी किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नाम को स्वीकारने से मना कर दिया। तो एक विवाद इस बात पर भी रहा कि नाम मणिपुर हो या कांगलेई। आबादी के धार्मिक रुझानों के हिसाब से 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ करीब 41% हिंदू हैं और 41% ईसाई भी हैं। करीब 8% लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। उग्रवादियों के निशाने पर हिंदुओं के शैक्षणिक संस्थान, मंदिर
और व्यापार रहे हैं। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के साथ इस इलाके में कई बड़ी सड़क योजनाओं को शुरू करने का काम किया है। इम्फाल कांगचुप तामेंगलोंग रोड को साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के तहत बनवाया जा रहा है, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से इम्फाल को असम में हाफलोंग से जोड़ता है। इम्फाल मोरेह हाईवे को भी चौड़ा किया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से 16.3 बिलियन के खर्च पर लिलोंग वांगलिंग रोड को भी चौड़ा करने का, कई लेन का बनाने का काम किया जा रहा है। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा ये हुआ है कि भारत म्यांमार थाईलैंड के हाईवे पर भी काम चल रहा है। ये हाईवे मणिपुर को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड से जोड़ता है। इसकी लंबाई 1360 किलोमीटर होगी और ये एशियान क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार पर कैसा असर डालेगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। उन योजनाओं की बात करें जिनसे करीब करीब पूरा भारत वाकिफ है, तो सबसे पहले हर घर नल का जल जैसी साफ पानी की योजनाओं की बात करनी होगी। जिन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा पीने के साफ पानी मुहैया न होने के कारण होता है। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार आने के पहले केवल 5% घरों में नल का जल उपलब्ध था। ये गिनती आज 51% पर पहुंच चुकी है। इस वर्ष के मार्च तक बीरेन सिंह की सरकार का लक्ष्य 4.5 लाख घरों तक जल जीवन मिशन के तहत पीने का पानी पहुंचाना था। इसके अलावा पीएमजे कहलाने वाली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मणिपुर में 8 लाख से अधिक लाभुक हैं, जिन्होंने निबंधन करवाया है। 1 लाख से अधिक लोग अक्टूबर 2021 तक इस योजना का लाभ भी उठा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वीरेंद्र सिंह सरकार का जो सराहनीय काम है, उसके बारे में हमें अलग से एक वीडियो में बात करनी पड़ेगी। फिलहाल मणिपुर में भाजपा की जीत पर इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा का मुद्दा बाकी रहता है। आगे अगर आप पेड व्यावसायिक मीडिया में नहीं सुनाई देने वाले कौन से मुद्दों के बारे में जानना चाहेंगे, या फिर किन विषयों पर भारतीय पक्ष से लिखी गई किताबों के बारे में सुनना चाहेंगे, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं।